हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले कई पेपरों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व जो राशि है यह क्या होती है? तो आप कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। ठीक है, अब इस रिलेशन से आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो आपकी घनत्व राशि है, ठीक है, यह व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आयतन के। मतलब आप ये जानिए कि आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर होता है। ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब आप किसी तरल पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वह वाष्प में बदलेगा और जब वाष्प में बदलेगा तो कहीं ना कहीं उसके आयतन में बढ़ोतरी होगी और अगर आयतन में बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं उसका घनत्व कम हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब भी किसी तरल पदार्थ को ताप दिया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उसका घनत्व हमेशा घटता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, दूरी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? सुनिए ध्यान से। मेघाच्छन्न का मतलब ये हो गया कि बादलों से घिरी हुए, मतलब बादलों से घिरे, बादल हैं खूब सारे, मेघ हैं खूब सारे, ठीक है ना। तो उसकी अपेक्षा निर्मल रात क्यों ठंडी होती है दोस्तों? तो इसका जो मुख्य कारण बनता है वो बनता है विकिरण। ऐसा होता क्यों है? बहुत ध्यान सुनना है आपको। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको तो ओजोन परत रोक लेती हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ किरणें होती हैं जैसे कि कॉस्मिक वेव्स हो गई आपकी, ठीक है, कॉस्मिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, तो ये सब जो वेव्स होती हैं यह पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ठीक है, या यूं कहिए कि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है वह पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर पुनः पुनः पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाने लगती है। बात समझे आप? अब अगर बादल होगा, खुद से सोचिए, अब अगर मेघ हैं, बादल हैं, तो ऊष्मा आई और जब जाने लगी तो फिर से बादलों से टकराएगी, ठीक, जिसकी वजह से जो वो अतिरिक्त ऊष्मा पृथ्वी पर रह गई है वह पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है, बात समझे दोस्तों आप? अगर बादल ना हो तब विकिरण के माध्यम से जो ऊष्मा आई है, परावर्तित होकर विकिरण के माध्यम से वह ऊष्मा पृथ्वी से बाहर निकाल दी जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो जान लीजिए दोस्तों, द्रव की अपेक्षा गैस में अधिक प्रसार होता है, क्योंकि द्रव की अपेक्षा गैस में क्या होता है? ज़्यादा प्रसार होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप जल्दी से। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, कि पानी के किसी द्रव्यमान को यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, कहाँ से? 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, तो उसका आयतन क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। पहले घटेगा बाद में वृद्धि करेगा, पहले घटेगा और बाद में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया अभी पहले कि जो आपका घनत्व होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो आपका घनत्व होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना,
आप जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मतलब द्रव्यमान, और घनत्व के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो घनत्व होता है वह आपके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। इतनी बात तो क्लियर हो रही है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है पहले घटेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होता है, घटता है। आयतन क्या होता है दोस्तों, घटता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बात हो रही है। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम होता है पानी का। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होगा तो घनत्व क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। फिर से सुन लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम 4 डिग्री सेल्सियस तक आ रहे हैं तो आयतन पानी का लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। लेकिन जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तैसे ही जो आयतन होता है उसमें वृद्धि होने लगती है और घनत्व में कमी होने लगती है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। ठीक है, सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। उनको गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। इनमें सबसे धीमी गति से ठंडा कौन होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक पदार्थ के बने हुए हैं, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। उनको गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। उनमें सबसे धीमी गति से कौन ठंडा होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा गोला, इसका आंसर होगा गोला। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इफिशियंसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। जो गोला एक ट्रायंगुलर शेप, देखिए ट्रायंगुलर शेप कुछ इस प्रकार से, और आपका चतुर्भुज शेप इस प्रकार से। ठीक है, गोला आपका यही तो कह रहा है ये कि एक घन, ठीक, और एक तस्तरीनुमा त्रिभुज के आकार का और एक गोला। इतनी बातें हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसकी होगी। दोस्तों बहुत ध्यान सुनिए, इस पे अगर हम कोई वजन रखते हैं तो देखिए ट्रायंगल की 3 ही भुजाएं होती हैं, ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, तो फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरफ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अगर चतुर्भुज की, तो इसकी 4 भुजाएं होती हैं, 4 फेस होते हैं। अगर हम घन की बात करें, एक पिलर को अगर आप देखिए ध्यान से, जो पिलर होता है घरों में लगा रहता है, तो 4 फेस दिखते हैं, तो चारों तरफ फोर्स इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, अगर हम गोले की बात करें तो फिर से मैं आपको पिलर के पास ही ले जाना चाहूँगा कि आप जो गोलाई वाला जो पिलर होता है, क्या उसमें कोई फेस दिखता है आपको, बताइए, कोई फेस दिखता है, नहीं ना। तो उसमें अनंत फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, अनंत फेस होते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अनंत फेस होते हैं तो फोर्स जो होता है वो अनंत डायरेक्शन में बट जाता है, और जितने डायरेक्शन में बटेगा उसी चीज़ की इफिशियंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब गोले की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। ठीक है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, आंसर होगा आपका पृष्ठीय ताप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। जल में। जल में दोस्तों आंसर आपको पता है, किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, आंसर होगा जल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों। क्योंकि पानी क्या होता है, जम जाता है, जैसे कि वह फैल जाता है। बात समझे आप, पानी जमने पर क्या होता है, फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी यूनिट है दोस्तों, ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, आंसर होगा आपका ऊर्जा की। ठीक है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान रहता है, आप जानते हैं -40 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जो इसका न्यून तापमान होता है वह जीवाणु और फफूंदों को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों, रुद्धोष्म विचुंबकन। ठीक है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा आपका रुद्धोष्म विचुंबकन। ठीक है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम आपने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा चैप्टर में पढ़ रखा होगा। चलिए अगला पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों होती है? ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि भाई जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, वह क्या होता है बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। फिर से सुन लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गर्म होती है। क्यों? क्योंकि जो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा माने गुप्त रहती है। ठीक है ना, तो आप जान लीजिए क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? ये आप अभ्रक कह सकते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप याद करिए। ठीक है ना, कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? आंसर होगा अभ्रक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? आप सभी लोग जानते हैं, इस्पात में। ठीक है, लंबी दूरी के बेतार संचार के अपेक्षित के लिए अपेक्षित तरंगे हैं रेडियो तरंगे। ठीक है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, अब ध्यान से, काला हो और खुरदरा हो। अगर काला भी है और खुरदरा भी है तो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण करेगा। क्लियर बात समझे आप? काला रंग तो ऐसे भी आप जानते हैं कि ऊष्मा को अवशोषित करता है और साथ ही साथ खुरदरा हो तो बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करेगा। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैगनी रंग दोस्तों। प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग प्रकाश का सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो आंसर होगा आपका बैगनी रंग। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? दोस्तों बैगनी रंग। जो बैगनी रंग का दोस्तों तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो विचलन दोस्तों बताइए, तो विचलन क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य कम तो विचलन अधिक, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तो विचलन कम। ओके, नेक्स्ट है आपका, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो दोस्तों अणुओं के मध्य सहसंजक बल का होना। ठीक है, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अगर कोई आपसे कभी भी पूछ ले तो सहसंजक बल का होना। ओके, नेक्स्ट, कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो आंसर होगा लाल और हरा। लाल और हरा। ठीक है, यह दो रंग ऐसे हैं जो रात के समय और दिन के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होते हैं। क्लियर दोस्तों बात आपकी? और आपको पता भी है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं निहाल, ये आप टिक याद कर लीजिएगा। प्राथमिक रंग निहाल, नीला, हरा, लाल। ठीक है, यही जो तीन रंग हैं प्राथमिक, यही आपके टेलीविजन में भी अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। इस बात को भी आप याद करेंगे, नीला, हरा, लाल। ठीक है, और रात्रि के समय, दिन के समय सबसे ज़्यादा सुविधाजनक कौन सा होता है? लाल और हरा। लाल और हरा। चलिए अगला, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? तो देखिए, तार केबलों के स्थान पर इन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि जो है वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सड़कों पर रोशनी के लिए बात किया है, पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा दोस्तों सोडियम।
ठीक है। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो आंसर लगा दीजिए आप, सोडियम। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल, ठीक है ना। सबसे सशक्त बल की बात जब भी आएगी आप आंसर नाभिकीय बल लगाएंगे। सबसे क्षीण बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। आप जिसे आप सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को आप कैपिटल जी से दर्शाते हैं, गुरुत्वीकरण को जी से दर्शाते हैं। तो सबसे क्षीण बल पूछेगा आपसे तो लगा दीजिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। नेक्स्ट, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहले गाड़ी की जो हेडलाइट होती थी उसमें हम करते थे अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं। अब अगर ऑप्शन में आपके परवलयिक दिया है तो आप ऑप्शन को परवलयिक ही टिक लगाइएगा, अवतल मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि अब परवलयिक दर्पणों का प्रयोग हो रहा है, पहले अवतल दर्पणों का प्रयोग होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है तो दोस्तों आभासी होता है, आवर्धित होता है और ऊर्ध्व शीर्ष होता है, ठीक है। आभासी, आवर्धित और ऊर्ध्व शीर्ष। नेक्स्ट, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों संचार सेवा में अधिकतर प्रयोग जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का वो संचार सेवा में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत दोस्तों प्रकाश से संबंधित है, आप जानते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करेगा, किससे संबंधित है? आप लगाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अगर ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु के खोजकर्ता का नाम पूछा जाए आपसे तो आप लगाएंगे आंसर नरेंद्र कपानी। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों? नरेंद्र कपानी। ये होता है ये हैं ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, ठीक है, जानते हैं आप लोग। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना कौन सी है? प्रकीर्णन। इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया भी हुआ है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। एक प्रिज्म पे जब श्वेत प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। वह 7 रंग कौन कौन से हैं? तो आप इसको VIBGYOR के नाम से याद करते हैं, VIBGYOR, ठीक है ना। वे फॉर क्या हो गया? वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लैक, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इसमें लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट यानी कि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों आप परावर्तन सुने होंगे, ठीक है। तरल तार वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है, इसका कारण है दोस्तों अपवर्तन। इसका कारण है अपवर्तन। ये यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों, ठीक है, कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण होगा? अपवर्तन होगा। याद रखिएगा, कोई भी चीज या जल का तल ही क्यों ना हो, कोई भी चीज चाहे वो जल का तल ही क्यों ना हो, वह आपको अपने स्थान से ऊपर दिखाई पड़ता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। क्योंकि अपवर्तन विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रकाश क्या हो रहा है? पानी के केस में जब हवा से पानी में प्रवेश कर रहा है प्रकाश तो क्या हो रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। और जब भी प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो आपका अभिलंब के निकट प्रकाश झुक जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और जो ये किरण आ रही है इसे आप क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये जो किरण है इसे आप कहते हैं अपवर्तित किरण। इतनी बातें तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच। लेंस किससे बनता है? आंसर होगा फ्लिंट कांच से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मरीचिका का बनना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका बिल्कुल सही है। मृग मरीचिका का बनना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दरअसल दोस्तों होता क्या है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? देखिए कोई चीज चमक रही है, हमें चमकती हुई प्रतीत हो रही है, वो हो तो परावर्तन ही रहा है, हो तो वो परावर्तन ही रहा है, पर एक झूठी घटना है। कैसी घटना है? झूठ है, ठीक है। क्या आप दूर से देखने पे कभी कभी देखिए लगता है कि रेत में पानी है, ठीक है, लेकिन पास जाके देखो तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे सारी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित होती हैं।
जिस भी एग्जाम्पल के आगे चमकना वर्ड लग जाए दोस्तों, हीरे का चमकना, पानी का चमकना, रेत का चमकना, बालू का चमकना, ठीक है, इस तरह से मृग मरीचिका का बनना, तेल का चमकना, ठीक है, सड़क पर गिरे हुए तेल का चमकना, सड़क का चमकना, इस तरह से जितने भी उदाहरण बनेंगे दोस्तों, यह सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना, देखिए वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, परावलयी या फिर परावलयी दर्पण या फिर कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक। नेक्स्ट, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण, परावलिक दर्पण, आप जानते हैं परावलिक अवतल, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे जो बताया था वही चीज़ है, परावलयिक अवतल दर्पण, ठीक है ना, इसको इस तरह से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, तो दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे पहले नापा था, किसने नापा था, रोमर महोदय ने। किसने, रोमर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं, पोलराइज्ड, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 3D फिल्में देखने के लिए जो चश्मे होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है क्वालूर, क्या नाम है, क्वालूर, ठीक है ना। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कौन सी है, तो कहाँ है, तो क्या आंसर लगाएंगे, कवालूर, ठीक है ना। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन किस जगह है, तो कवालूर में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना है मुझे दोस्तों, जो एशिया की सबसे विशालतम परावर्ती दूरबीन है उसका नाम क्या है, आप उसका नाम बताएंगे, ठीक है ना, बात समझे। और कवालूर जो जगह है यह पड़ती कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। इन दो क्वेश्चन का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में सेंड करके। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, मैंने आपको बताया था नरेंद्र कपानी ने। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो करंट आप जानते हैं। वेक्टर क्या दर्शाता है, वेक्टर मात्रा है, वेक्टर मात्रा है, तो यहाँ पे बल तो दिया हुआ, ये तो वेक्टर ही क्वांटिटी है, क्वांटिटी की बात कर रहा है तो बल F की बात कर लेते हैं। चलिए F इज इक्वल टू क्या होता है, m/a, ठीक है। द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान एक प्रकार की अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, बात समझे आप। A की बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन त्वरण कहते हैं। ये कैसी राशि है, तो यह है एक सदिश राशि है, और जब भी अदिश और एक सदिश राशि की गुणा होता है तो आपको कहीं ना कहीं सदिश राशि मिलती है, ठीक है ना। तो बल यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी सदिश राशि। एक सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि है ऊर्जा, ऊर्जा भी आपकी अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो भी अदिश राशि है। लेकिन अगर आपको संवेग की बात करता है तो संवेग कैसी राशि है, संवेग कैसी राशि है दोस्तों, संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है, संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m/v, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है ना। यहीं से एक फॉर्मूला आपको और याद कर लेना चाहिए दोस्तों कि गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m, p²/2m, ये स्क्वायर है p²/2m, ठीक है। फिर से देख लीजिए, गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m, ये फार्मूला आपके बहुत काम का है, इस फार्मूले पे एक ना एक न्यूमेरिकल आते ही हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक क्लास हम बनाएंगे न्यूमेरिकल की, उस पर आपको फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन सभी न्यूमेरिकलों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। सुन लीजिए फिर से, पदार्थ का संवेग, पदार्थ का संवेग, संवेग P बराबर क्या होता है दोस्तों, m/v, तो हमने m/v, ठीक, और किसका अनुपात, वेग का अनुपात, तो वेग से वेग कट जाएगा, बचेगा क्या, m, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान राशि मिलेगी, ठीक। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन महोदय ने किया था, ठीक है दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है किसकी, दाब की, प्रेशर की यूनिट है पास्कल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो आंसर होगा आपका जल का बहाव। क्यूसेक से क्या नापते हैं हम, जल का बहाव नापते हैं। इतनी बातें दोस्तों क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आपके लिए आज मैं 51 से ज़्यादा ही क्वेश्चन लेके आया था। अगली क्लास में हम फिर 50 क्वेश्चन जानेंगे
और साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, आपके लिए टेस्ट सीरीज भी जल्द ही आने वाली है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करिएगा और अपनी तैयारी को परखिएगा। इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।